तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेडमेंशन के एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर 29 से आगे की स्टोरी के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि छोटा एली जेंग अपनी पावर्स को अवेकन कर लेता है और एनिमल इंस्टिंक्ट के जरिए मेटाडोर को काफी तगड़ी टक्कर देता है। और इसी रीजन के चलते मेटाडोर वहां से एस्केप कर लेता है, लेकिन स्कूल के बाहर जाते ही वो शॉन के हत्थे चढ़ जाता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है ईडन नाम का एक मिस्टीरियस बंदा जो अपनी एंट्री मारते ही रेचल पर अपनी नीडल गन से अटैक कर देता है। और अब रेचल के नीचे गिरते ही एली उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे के घाव के चलते वो खुद कुछ नहीं कर पाता। और ईडन इन सारी चीजों को बस शांति से देख रहा होता है, लेकिन तभी उस पर काफी तेजी से एक अटैक होता है जो रेचल ने किया होता है। और हमें पता चलता है कि रेचल के सर पर वो नीडल तो लगी है, लेकिन उससे उसका काम 25 नहीं हुआ। और अभी वो अम्मा बहन की गाली देते हुए ईडन पर लगातार अटैक कर रही होती है। और उसके अटैक से बचते हुए ईडन उसको कहता है, ओ जी, वो नीडल आपको जस्ट छू के निकल गई। कितनी शर्म की बात है जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये पाजी कौन है? और हम देखते हैं कि शॉन मेटाडोर को निपटा कर आ चुका है और आते ही उसने ईडन पर एक धोबी पछाड़ किक लैंड कर दी होती है। पर इस खतरनाक किक के बावजूद भी ईडन ने शॉन के सर पर अपनी नीडल गन को पॉइंट किया होता है। और शॉन देखता है कि ईडन ने उसकी किक को अपने दूसरे टूल से रोक लिया है। और अगले ही सेकंड ईडन अपनी नीडल गन को शॉन के सर पे चला देता है, बट शॉन के रिफ्लेक्शन तेज होने की वजह से वो बाल बचता है। और अपनी जगह से उठकर ईडन भी शॉन पर एक किक लैंड करता है और इस किक के इम्पैक्ट की वजह से शॉन थोड़ा पीछे घिसट जाता है। और तभी ईडन उसे कहता है, अरे तू तो वही जूनियर है ना जिसे लोग डेडमेंशन का लेजेंड कहते हैं। ओ जी, मानना पड़ेगा, ये तो काफी अच्छे तरीके से जानता है कि लोगों के लिमिट्स को कैसे पुश करते हैं जी। ओए मैं तो अभी से पसीना पसीना हो गया। रेचल चिल्लाकर शॉन को बताती है कि ये भी तुम्हारी तरह एक डेडमेंशन का गुड चाइल्ड है, तो इससे बच के रहना। और शॉन ये सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि साला इतने बड़े बच्चे कब से आने लगे, कौन सा चाइल्ड इतना बड़ा होता है यार। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शॉन, लेकिन ये उनमें से है जो तुमसे पहले बनाए गए थे और इन्हें कहा जाता है द वर्जन 1। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैरी और यूजिन को जो बालकनी में बैठ के मस्त चाय कॉफी पी रहे होते हैं। और मैरी को अभी भी इन लोगों ने हैंडकफ्स में रखा होता है, क्योंकि इन लोगों को अभी भी इस पर शक है कि ये कहीं फिर से हमसे गद्दारी कर बिना कर बैठे। अब मैरी यहाँ पर यूजिन को कहती है कि तुम मुझे कॉफी पीते वक्त कंपनी क्यों नहीं दे रहे। तो इसके जवाब में सीधा यूजिन उसके मुंह पर कह देता है कि मैं गद्दार के साथ खाना पानी नहीं पीता, तुमको ये ऐशो आराम इसीलिए दिए जा रहे हैं बहना क्योंकि तुम हमें नॉल के बारे में जानकारी देती रहो। तो जब तक हम नॉल की सिचुएशन से निपट नहीं लेते तब तक हमें तुम पर भरोसा नहीं होगा। मैरी कॉफी पीते हुए यूजिन से कहती है कि इतना छोटा लैंडी बच्चा होने के बावजूद तो काफी बूढ़ों जैसी बातें कर रहा है यूजिन। तो अपने आप को ऐसे दिखा रहा है जैसे तू बहुत कुछ जानता है, लेकिन क्या असल में तुझे पता भी है कि डेडमेंशन के गुड चिल्ड्रंस के कितने वर्जन्स हैं? तो यूजिन मैरी को सवाल करता है, आखिर अभी तुम किस वर्जन की बात कर रहे हो? दरअसल मैं बात कर रही हूँ डेडमेंशन के पुराने अर्ली प्रोडक्ट्स की, गुड चिल्ड्रंस की एक ऐसी जनरेशन जिनको नॉल और शॉन की बैच से पहले बनाया गया था और डेडमेंशन ने ही उनको नाम दिया था द वर्जन 1। लेकिन मैं तो डेडमेंशन में काफी टाइम से हूँ, मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं सुना। हाँ, मुझे पता है कि कई लोग इस बारे में नहीं जानते, पर कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनको उनके बारे में कुछ न कुछ पता है। अब मैरी के इन सारी बातों पर यूजिन उसको फाइनली ये पूछता है कि क्या हमें अभी इस बारे में बात करना जरूरी है। तो मैरी उसे कहती है कि तुम ऐसा समझ लो कि ये खास बातें बताकर मैं एक तरीके से तुम लोगों की मदद ही कर रही हूँ। और आगे वो बताती है, ये जो वर्जन 1 के बच्चे हैं ना, उनको हम लोगों से काफी ज्यादा अलग ट्रेनिंग दी गई है। तो यूजिन पूछता है, आखिर किस तरीके की ट्रेनिंग? वर्जन 1 को उस जमाने में कस्टमाइजेबल कहा जाता था। उन सारे लोगों को उनके बायर्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग दी गई थी, यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो इनको बायर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता था। यानी कि उस बच्चे की रेस, जेंडर, एज, यहाँ तक कि उसकी स्किल कि वो किस चीज में माहिर होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज उनके बायर्स के अकॉर्डिंग ही उनके अंदर इम्प्लीमेंट की जाती थी। और उन सारे अनगिनत बच्चों पर कई सारी ट्रेनिंग मेथड यूज करने के बाद डेडमेंशन ने काफी सोच समझकर बदलाव किए और उसके बाद बना वर्जन 2, यानी कि हम सब। और ये चीज जानने के बाद यूजिन मैरी से पूछता है कि अगर ऐसा है तो क्या वो लोग हमसे पावरफुल है? अब ये बात कहना इतना भी आसान नहीं है यूजिन, क्योंकि हम लोगों को टॉप लेवल के सुपीरियर से ट्रेनिंग मिली है और ये ट्रेनिंग कई सारे तरीकों की है। लेकिन वर्जन 1 के अंदर उनकी सिर्फ एक ही स्किल के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था,
यानी कि वो लोग उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं है जिनके सामने हम थोड़े से भी लापरवाह हो। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ईडन पाजी को, जो अपनी नीडल गन से धनाधन गोलियां बरसा रहा होता है। और शॉन उन सारी नीडल से बचते हुए ऊपर उछलता है और उस पर वापस से एक किक को लैंड करता है। और शॉन की ये वाली किक ना ईडन को सच में काफी जोर की लगी होती है और वो बोलता है, ओ जी ये तो सच में मॉन्स्टर हैगा, इस मुंडे के पास तो काफी ज्यादा स्पीड और पावर है जी। और ये बोलते हुए वो अपने टूल्स में से एक इंच टेप को निकालता है, लेकिन तब तक शॉन ने उसके पेट में एक और लात मार दी होती है। पर हम देखते हैं कि ईडन ने इस बार शॉन की किक को रोक दिया है अपनी उस स्टेपलर गन से, और अपनी इंची टेप लंबी करके उसने शॉन के पैरों की लेंथ को नाप लिया होता है। ओ तोड़े पैर तो काफी लंबे हैं जी, और एक काश मेरे नाल भी ऐसा होता। और शॉन उसको कहता है, अबे साले क्या बक रहा है तू। और ऐसा बोलते हुए उसने ईडन के मुंह पर एक पंच भी मार दिया होता है। और सीरियसली ईडन ने इस बार उसके हाथ को भी नाप लिया होता है। ओ पाजी तोड़े हाथ भी काफी लंबे हैंगे। लेकिन गुस्से में शॉन ने ईडन को लात मार के दूर फेंक दिया होता है। ओ जी पाजी मेरे पुट्ठे टूट गए यारा, अगर यहाँ पर एक और अटैक मैंने पड़ा तो मेरे तो टोटे टोटे हो जाएंगे। पर तभी वहाँ पर शॉन आता है और उसे कहता है, ओ सीनियर अब तो जान गया ना कि आजकल के बच्चे काफी ज्यादा डरावने हैं। अब ये मत कहना कि तू नीचे इसीलिए बैठा है ताकि तू मेरी किसी और चीज को भी नाप सके। चल अब खड़ा हो जा, तो इतना भी बड़ा सीनियर सिटीजन नहीं है कि तेरे साथ मैं अच्छा सलूक करूं। ओए खोते तू अब मैंने गुस्सा दिला रहा है, लेकिन तुझे पता है मैंने अभी तक तुझे अपना असली जलवा दिखाया ही नहीं है। और इतना बोलकर वो शॉन पर वापस से फायरिंग शुरू कर देता है और शॉन फुल कॉन्फिडेंस में उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ईडन का निशाना इस बार एग्जैक्टली उसके पैर पर लग चुका है, यानी कि ईडन ने इसीलिए शॉन के पैरों की लेंथ को नापा था। अब ये इंजरी होने के बावजूद भी शॉन ईडन पर एक पंच करता है, लेकिन इस बार ईडन उसके पंच से भी पीछे होकर बच जाता है और शॉन को कहता है, ओए देखा मैंने तुझे नाप कर तेरा पोपट कर दिया। और इतना बोलकर वो शॉन पर वापस से फायरिंग शुरू कर देता है। वेल अब तक शॉन समझ गया है कि अब उसके सामने से जाकर लड़ने में मजा नहीं है, तो वो ईडन के अटैक से बचने के लिए पीछे भागता है। लेकिन ईडन पाजी हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर लेकर कतई उसके पीछे पड़ जाते हैं। और इसी बीच ईडन शॉन को बताता है कि ऐसे हथियारों के साथ किसी को चेस करना वही उसकी स्पेशलिटी है। और अगले ही सेकंड वो शॉन के ऊपर कई सारे अटैक्स बजा देता है। पर अगले ही सीन में ईडन के साथ साथ हम सब भी देखते हैं कि शॉन ने 2 पाइप्स के जरिए अपने आप को डिफेंड कर लिया होता है और ईडन के सारे अटैक्स उन पाइप्स पर लगे होते हैं। और ईडन यहाँ पर फुल कंफ्यूज होता है कि ओ गुरु यहाँ पर पाइप कहाँ से आ गए जी। पर उसके उतना बोलते ही शॉन नीचे बैठा हुआ ही उस पाइप से ईडन पर एक स्ट्राइक मारता है, जिसकी वजह से ईडन के हाथ में से वो स्क्रू ड्राइवर अलग हो गया होता है और वो पीछे हटते हुए शॉन पर और भी कई सारी फायरिंग करता है। बट शॉन यहाँ पर फुल सीरियस मोड में यूज करता है काली आर्नेस को और ईडन की सारी फायरिंग को डॉज करते हुए तुरंत ही उसके करीब चला जाता है। और अगले ही सेकंड ईडन पर पड़ता है एक खतरनाक कॉम्बो अटैक, लेकिन नीचे झुक के उसने अपने आप को बचा लिया होता है। पर शॉन का वो अटैक जिस जगह पर लगा वहाँ पर तबाही मच जाती है। और ये देखकर ईडन अच्छे तरीके से समझ जाता है कि शॉन के हाथ में हथियार आने के बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। पर वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही शॉन उस पर दूसरा अटैक करने के लिए उछलता है। लेकिन एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर ईडन को वापस से किसी का कॉल आता है, तो ईडन एक हाथ से स्टॉप का साइन बनाकर शॉन को वहीं पर रोक देता है और कॉल पर बात करते हुए कहता है, हाँ जी पापा जी। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है ईडन के फादर को और वो ईडन को कहते हैं, बेटा ईडन बस हो गया अपना, अब वापस आ जाओ। तो ईडन शॉन के साथ चल रही फाइट को अधूरा छोड़कर वहीं से निकल लेता है कि हाँ जी पापा अभी आया मैं। और शॉन बेचारा यहाँ पर फुल कंफ्यूज है कि साला चल क्या रहा है यहाँ पर। ओए तू चिंता मत कर, मेरा आज का कोटा ना पूरा हो गया यारा, अब मैंने वापस जाना होगा। और ईडन की ये बात सुनकर शॉन उससे पूछता है कि क्या तुमको यहाँ से वापस जाने का ऑर्डर आया है और क्या वो ऑर्डर देने वाला नॉल है, क्या तुम उसकी कमांड में हो। ओए ना जी ना, मेरा उस सफेद बालों वाले बंदे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपने पापा जी ने भेजा था यहाँ पर। सफेद बालों वाला बंदा यानी कि तू नॉल को जानता है ना साले। ओ मैनू की पता यारा, और अगर मैनू पता भी होता तो मैं तेनू क्यों दसिया। और ऐसा बोलते हुए ईडन वहाँ की दीवार फांद कर चला जाता है। वेल शॉन उसके पीछे जाने की फुल कोशिश करता है, लेकिन अफसोस उसका पैर ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका है और उसे याद आता है कि आज एक ही दिन के अंदर उसने अपनी इस पावर को 2 बार यूज किया है और इसी की वजह से उसकी बॉडी अब धीरे धीरे जवाब देने लगी है और उसके दिमाग में कई सारे चीजों के ख्यालात फट रहे हैं। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वापस से ईडन को, जो छोटा हाथी में बैठकर निकलने की तैयारी कर रहा है और वो शॉन को याद करते हुए यही बोल रहा होता है कि वो पीले बालों वाला बच्चा काफी ज्यादा ताकतवर था
ओ जी, आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है जी, मैं नहीं चाहता कि मैं उससे वापस से भिड़ूं। लेकिन ईडन के इतना बोलते ही एक मेटल रॉड सीधे उस टेम्पो के रूफ को चीरते हुए नीचे आता है और लिटरली ये हरकत की होती है शॉन ने। लगता है तूने सुना नहीं जो मैंने तुझसे पहले कहा था। मैंने तुझे रुकने को कहा तो रुका क्यों नहीं साले। और गुस्से में घूरते हुए शॉन के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। शॉन काफी गुस्से में ईडन के छोटा हाथी पर चढ़ गया होता है और उसके सामने की तरफ आकर गुस्से में उससे कहता है कि मैंने तुझे रुकने को कहा तो तू रुका क्यों नहीं। एंड वो वापस से इस चीज को और भी ज्यादा गुस्से में रिपीट करता है, क्या तूने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। और ईडन यहाँ पर इस चीज से काफी ज्यादा परेशान होकर अपना एक टूल उठाता है और उससे उस सलिए को काटने लगता है और बोलता है, ओ साला ये बंदा कितना जिद्दी हैगा, मेरा पीछा ही नहीं छड़ रहा। और वो तुरंत ही उस रॉड को काट कर अपने छोटा हाथी को फुल स्पीड में भगा देता है। एंड उसके दिमाग में अभी यही बातें चल रही है क्या कि डेड मेंशन ने ये कैसे मॉन्स्टर को बना दिया। लेकिन अगले ही सेकंड उसके कंधे और सीट को चीरते हुए वही रॉड वापस से बाहर आता है और ऑब्वियसली ये चीज भी शॉन ने ही की है। और वो उससे कहता है, हाँ तो तू क्या कहने वाला था मेरे बारे में। पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे इसमें मजा आ रहा है। एक ऐसा बंदा जो लोगों के शरीर और सर में कीले घुसा घुसा कर मारता है, उसके लिए इतना तो बनता है ना। और ईडन अभी फुल स्पीड में छोटा हाथी को भगा रहा होता है और उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अब इतनी सीरियस इंजरी के साथ अब आगे वो क्या करेगा। पर तभी शॉन उस रॉड को वापस से खींच लेता है और ईडन अपने फ्रंट मिरर में देखता है कि शॉन वापस से उस पर वहीं अटैक करने वाला है। और उसके अटैक की डायरेक्शन देखकर वो अपने सर को साइड कर लेता है और शॉन की इस ब्रूटल अटैक से वो बाल बाल बचता है। यानी कि शॉन भाई लिटरली इसको रोकने के लिए नहीं बल्कि इसको टपकाने के लिए लड़ रहा है। और ईडन उससे बचने के लिए काफी स्पीड में अपनी नीडल गन से एक्सीलरेटर पर 2 नीडल ठोक देता है और फुल स्पीड में चलते हुए छोटा हाथी से कूद जाता है और जाते हुए शॉन को कहता है, ओए पाजी कभी हंस भी लिया करो। और यहाँ पर शॉन को पता चलता है कि ईडन ने सच में उसे ट्रिक कर दिया है और अगले ही सेकंड वो छोटा हाथी शॉन के साथ एक खाली कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रैश करता है। ईडन को भी यहाँ पर काफी सारी चोटें आई है क्योंकि वो काफी स्पीड में चलते हुए व्हीकल से कूदा था। ओ जी मेरे पुट्ठे मैनू महसूस नहीं हो रहे जी, लगता है मैनू हॉस्पिटल में जाना होगा। और आखिर ये पागल कहाँ से आया हैगा, अब मेरी बॉडी में मैनू दर्द डिस्को हो रिया सी। हम देखते हैं उसी छोटा हाथी को जो मलबे में घुस चुका है, लेकिन क्लोजअप में हमें पता चलता है कि शॉन तो वहाँ पर है ही नहीं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और टूटा फूटा ईडन अपने ठिकाने पर आता है और वो अपनी इंजरी से नहीं बल्कि किसी और चीज को लेकर परेशान है। और वो ये है कि अब वो अपने पापा जी को क्या जवाब देगा कि उसने उनके छोटे हाथी की क्या हालत कर दी और क्या उसकी इस हरकत पर उसके पापा जी उसको माफ करेंगे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि शॉन उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा है और अभी भी शॉन के हाथ में वही रॉड है जिसे लेकर वो छोटा हाथी पर चढ़ा था। ओए तू मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन शॉन बिना कुछ बोले उसे उस नजर से देखता है जिसे देखकर लगता है कि अब वो उसके साथ कुछ खौफनाक करने वाला है। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं ईडन के पापा जी, जिनको अपनी वर्कशॉप के बाहर से कोई आवाज आती है और बाहर जाते ही वो देखते हैं कि शॉन उनके बेटे ईडन का कुत्ता बना रहा है। और ये देखकर एक बार को पापा जी की भी फट जाती है और वो कहते हैं, अरे ईडन, ओ बेटा जी क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। और ईडन के फादर की आवाज सुनकर शॉन पलटकर उनको देखता है और वहीं पर रुक जाता है और उसको याद आता है वहीं पल जब वो मैरी को भी इसी तरह कूटने वाला था। तब यूनहो की मदर वो सारी चीज देख गई थी और शॉन की इस हरकत ने उनके दिल को काफी ठेस पहुंचाई थी। और ये सारे ख्याल सोचकर शॉन उस रॉड को जोर से उठाता है और जोर से घुमाकर ईडन को मारने ही वाला होता है। और ईडन के फादर शॉन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं पर उनके साथ साथ हम भी देखते हैं कि शॉन ईडन को नहीं बल्कि अपने आप को ही मार रहा है। और अपने सर पर कई बार उस रॉड को मारने के बाद वो वहीं पर रुक जाता है और उस रॉड को भी नीचे फेंक देता है। डैम इट, मुझे कुछ ऐसी चीजें याद आ गई जो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं उनको भूलना चाहता हूँ। और ये देखकर ईडन भी फुल कंफ्यूज होता है कि आखिर शॉन को अचानक से ये क्या हुआ। पर शॉन ईडन को कहता है, मैं बस एक बार पूछूंगा ईडन, मुझे बस सच्चे जवाब चाहिए। तो नॉल के बारे में जो भी कुछ जानता है मुझे वो सब बता, और वो जानने के बाद मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तो चल अब बता मुझे कि आखिर नॉल कहाँ है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग ईडन के पापा जी की वर्कशॉप के अंदर शांति से मांडोली करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ईडन कहता है, ओ जी मैं तुझसे सीधी बात बोल देता हूँ कि मैं तुझसे माफी नहीं मांगने वाला,
लेकिन ईडन के पापा जी सामने से शॉन से माफी मांगते हैं और ये चीज ईडन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसके फादर कहते हैं, और नॉल नाम का बंदा यहाँ पर 1 महीने पहले आया था यार। बेटा जी, उसने मेरे को मारने की कोशिश भी की थी और वो ये भी कह रहा था कि वो ईडन को वापस ले जाएगा। लेकिन मेरे मुंडे ईडन ने उसके साथ फाइट भी की, पर वो सफेद बालों वाला उससे ज्यादा ताकतवर निकला। वो बेटा, मैंने देखा था कि उसके शरीर पर काफी सारे घाव है, लेकिन इसके बावजूद मेरा भोला ईडन उसको हरा ही नहीं पाया। अब ईडन को ये बातें थोड़ी सी चुभती है और वो वहाँ से खड़ा हो जाता है। और इस टाइम पर शॉन वही सोच रहा होता है कि नॉल को चोट लगी थी, यानी कि वो सोफिया से मार खाने के बाद आप लोगों के पास आया होगा। वेल, हम देखते हैं कि इसी बीच ईडन वहाँ से खड़ा होकर बाहर चला जाता है, लेकिन उसके पापा जी शॉन को कई सारी बातें बताते हैं कि उनके पास नॉल के साथ हाथ मिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन बेटा जी, जब मैंने पता चला कि टारगेट तुम जैसा एक छोटा पौधा है, तो फिर मैं ये करवाना नहीं चाहता था। लेकिन शॉन उनको कहता है, हाँ हाँ कल समझ गया, मुझे पता चल गया कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉल के बारे में जानने आया हूँ, तो मुझे सिर्फ वही बताओ। ओ बेटा, ये मोबाइल ले ले। और नॉल तो मिलने जरा आ, क्योंकि जब वो पहली बार मिला था तब से वो यहाँ पर आया ही नहीं है। हमारी सारी गल्ला इस फोन विच चलती हैंगी। ठीक है दादाजी, मैं इस फोन को ले जाता हूँ और मुझे पता है कि मुझे इसमें से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे सर्च करने होंगे इसके कॉल लॉग्स और थोड़ी सी लोकेशन हिस्ट्री। अब शॉन की ये बात सुनकर ईडन के फादर उसे कहते हैं कि क्या सच में तुम ऐसी चीजें कर सकते हो? बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पेशलिटी यही है। पर शॉन उनको कहता है कि ये तो डेड मेंशन के बच्चों के लिए काफी नॉर्मल चीजें हैं, क्या ईडन नहीं कर सकता ये सब? ओ बेटा ना जी ना, मैंने तो ईडन को ऑर्डर करने के टाइम पर ये चीजें डाली ही नहीं थी। और शॉन ये सुनकर यही सोचता है कि आखिर ये दादाजी किस ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। और थोड़ा कुछ सोचने के बाद वो ईडन के पापा जी से कहता है कि दादाजी, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जवाब दे पाओगे? हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल दे पाएंगे, लेकिन सवाल ऐसे होने चाहिए जिनके बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ। तो मुझे बताइए कि आप जैसे बूढ़े इंसान ने आखिर ईडन को क्यों खरीदा? अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ईडन जो अभी वर्कशॉप के बाहर बैठा हुआ है, और शॉन और उसके फादर के बीच में चल रही कन्वर्सेशन हमें अभी नहीं दिखाई जाती। लेकिन थोड़ी देर के बाद शॉन उस वर्कशॉप से बाहर आता है। अरे यार, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। और उसे देखकर ईडन उससे पूछता है, ओ जी क्या हुआ, तू अब घर नहीं जाने वाला क्या? लेकिन शॉन उसके पास जाकर उसकी साइड में बैठ जाता है। और उसके बाद ईडन शॉन से पूछता है, ओ जी क्या वो औरत ठीक होगी जिसको मैंने नीडल मारी थी? ओ, तो तुम रेचल के बारे में जानना चाहते हो? सच बताऊं तो अभी उसका नाम मत लो, क्योंकि मैंने उसे काफी मुश्किलों से रोका, वरना वो तो यहाँ पर टैंक लेकर आ जाती और तुम्हारे पापा जी की ये वर्कशॉप को उड़ा देती। ओ जी, वो तो शक्ल से ही डरावनी लग रही थी। अबे ओए, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो सच में ऐसा करने वाली थी। लेकिन अभी तू उसे छोड़, तू मुझे ये बता कि अब आगे तू क्या करेगा? क्या तू अब भी नॉल के साथ कोऑपरेट करना चाहता है? क्योंकि तुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर तू मुझसे यहाँ पर नहीं भी लड़ा फिर भी तू काफी ज्यादा दिक्कत में है? ओए, मेरे लिए तो ये मामला काफी उलझा हुआ है और मैं जानता हूँ कि वो सफेद बालों वाला नॉल काफी ज्यादा डेंजर है, लेकिन मैं अब तोड़े नाल भी फाइट करना नहीं चाहता। लेकिन जो कमजोर निकला उन्होंने मैं छड़ांगा नहीं। अबे साले, ये तू मुझे देखकर क्यों बोल रहा है? क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉल से काफी ज्यादा कमजोर हूँ? तू बेशक चाहे तो मुझे वापस से आजमा सकता है। ओए, आगे चल के कुछ भी हो, मैंने तो बस मेरे पापा जी को बचाना है। ओ जी, इसीलिए तो मैंने बनाया गया है। वेल, हम देखते हैं ईडन के फादर को जो उसकी फोटो को देख रहे हैं, और बैकग्राउंड में हमें ईडन की ही आवाज आती है और वो कहता है, क्योंकि पापा जी ने तो मुझे इसी वास्ते खरीदा है कि मैं उनको बचाऊं। तो मेरे लिए एक ही चीज मायने रखती है जी, कि मेरे पापा जी बिल्कुल सेफ रहे। देख, मुझे पता नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में क्या कहना चाहिए, लेकिन तू डायरेक्ट अपने बाप के पास जाकर ही बात क्यों नहीं करता? ओए, कौन सी बात और किस बारे में? देख, मुझे लगता है कि तेरे बाप की अपनी एक अलग सोच है। मेरे ख्याल से वो खुद तुझे कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। ओ जी, पापा जी के लिए मैं तो बस एक आइटम हूँ यारा। मैं जानता हूँ कि कुछ बातें काफी ज्यादा तकलीफ देती है, पर मैंने जो सुना उससे मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि तू अपने बाप के लिए बस एक प्रोडक्ट है। तुझे एक बार अपने पापा जी के साथ शांति से बात करनी चाहिए। पर ईडन कुछ जवाब देता उससे पहले ही उस पूरी वर्कशॉप में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर शॉन और ईडन काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और ये दोनों यहाँ पर सच में क्लूलेस है कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया, क्योंकि ये धमाका वर्कशॉप के अंदर से हुआ है, जहाँ पर ईडन के फादर के अलावा और कोई नहीं था। और इसी धमाके के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।
चैप्टर 31 की शुरुआत में हमें 20 साल पहले की यही शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पर ईडन के जवान पापा एक छोटी सी चेयर को बना रहे हैं। और तभी ईडन चिल्लाता हुआ उस दुकान में आता है और वो अपने पापा जी पर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो उसे स्कूल में पिकअप करने नहीं आए। एंड ये चीज उसको जरा भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बाकी सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए स्कूल के गेट तक आते हैं। अब पापा जी अपने बच्चे से माफी मांगते हैं और एग्जैक्ट इसी मोमेंट पर ये चीज रिवील होती है कि ये बच्चा ईडन नहीं है, बल्कि इसका नाम है जिनशॉल। क्योंकि ईडन को तो यार पापा जी डेड मेंशन से परचेज करके लाए थे। मतलब पापा जी का असली बेटा ईडन नहीं, बल्कि ये है जिनशॉल। वेल, पापा जी गुस्से वाले गोलू मोलू जिनशॉल को घूमी घूमी करवाते हैं और उससे ये वादा करते हैं कि कल मैं तुम्हें पक्का स्कूल में लेने के लिए आऊंगा। एंड गेस व्हाट, अगले दिन हम देखते हैं कि पापा जी अपना छोटा हाथी लेकर वहाँ पर पहुँच भी गए हैं। और पापा जी को देखकर जिनशॉल काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी खुशी के मारे जब वो रोड को क्रॉस करते हुए अपने पापा जी के पास जा रहा होता है, तब अचानक से एक कार उसको काफी स्पीड में उड़ाकर चली जाती है। और ये सारी चीज पापा जी की नजरों के सामने हुई है। और अगले सीन में हमें दिखाई जाती है वही चेयर जो पापा जी बना रहे थे। वेल, ये छोटी सी चेयर वो अपने बच्चे जिनशॉल के लिए ही बना रहे थे, लेकिन अफसोस कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डेड मेंशन का वही चर्च, जिसमें एक दाढ़ी वाला डैडी बोलता है, अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी हो आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? कोरिया में भी कई सारे ऑर्फन्स हैं, वहाँ चले जाते। और ये सारी चीजें वो कह रहा होता है जिनशॉल के पापा जी से। और पापा जी उसे बताता है कि मैंने काफी सारी अफवाहें सुनी थी एक ऐसे ऑर्फन के बारे में जो गार्डियंस को अपने मन के मुताबिक का बच्चा देते हैं, लेकिन वो ऑर्फन रशिया में है। क्या बात है, हमारे बारे में अफवाहें भी फैलने लगी। ओ हाँ पाजी, मैंने इसके बारे में सुना था जी, और तब से लेकर अभी तक तकरीबन 3 साल बीत चुके हैं और मैं रशिया के अंदर इधर उधर भटक रहा हूँ उस डेड मेंशन को खोजने के लिए जी। मैनू मालूम है कि वही जगह मेरे मुंडे ਨੂੰ वापस से बना सकती हैंगी। बिल्कुल सही, वो हम ही है जो ये कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं जनाब, बस आपको ये प्रोडक्ट फॉर्म भरना होगा और हमें पूरी डिटेल के साथ बताना होगा कि आपको किस तरीके का बच्चा चाहिए। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स देखकर आप चौंधिया जाओगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 2-4 साल बीत गए हैं और पापा जी की दुकान पे एक नए बच्चे के साथ डेड मेंशन का फादर एंट्री मारता है। और ये नया बच्चा होता है ईडन, जो दिखने में डिट्टो जिनशॉल जैसा है। और उसे देखकर पापा जी एकदम शॉक हो गए होते हैं और बैकग्राउंड के अंदर वो कहते हैं, ओ जी मैडम मेरी आंख पे यकीन नहीं हो गया, ये तो जादू हैगा, मेरा मुंडा वापस आ गया। और जिनशॉल मैं तेरा पापा जी हूँ, तुझे याद है ना? लेकिन पापा जी खुशी के मारे ये भूल गए हैं कि ये उनका असली बेटा जिनशॉल नहीं, बल्कि डेड मेंशन की प्रोडक्ट ईडन है। और ईडन सर झुकाकर पापा जी को कहता है, हेलो पापा जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और ये सुनकर थोड़े मोमेंट के लिए पापा जी एकदम शॉक हो जाते हैं और उनको ये रियलाइज हो जाता है कि ये उनका असली बेटा नहीं है, क्योंकि जिनशॉल तो शॉप में आते ही हल्ला मचा देता था। ये बस एक रिप्लेसमेंट है जो उनके बेटे की कमी को पूरा करेगा। एंड यहाँ पर हमें वापस से वही चेयर दिखाई जाती है, जिसको शायद से पापा जी ने यहाँ पर इसीलिए रखा था ताकि वो इस नए बच्चे को उस पर बिठा सके। लेकिन उनको ये पता चल गया था कि ईडन थोड़ी ना उनका असली बेटा है, वो तो बस एक रिप्लेसमेंट है। तो बाद में उस चेयर को वो संभाल के साइड में कोने में रख देते हैं। और सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी जिंदगी अब नॉर्मली जीने लगे हैं। पापा जी अपनी शॉप पे काम करते रहते हैं और ईडन स्कूल से वापस आने के बाद कंप्लेन भी नहीं करता। और पापा जी ईडन को जो भी ऑर्डर देते हैं वो उन ऑर्डर्स को एग्जैक्टली फॉलो करता है। और इसी वजह से पापा जी वापस से जिनशॉल को काफी ज्यादा मिस करते हैं कि मेरा एक बेटा ऐसा भी था जो काफी ज्यादा नखरे करता था। और उसी की याद में वो ईडन को कहते हैं, बेटा ईडन। हाँ जी पापा। ओए आज रात को ना हम चिकन लेग पीस खाएंगे, और तुझे वो पसंद तो है ना? हाँ जी पापा, अब जो बोलोगे मैं वो खाऊंगा। वेल, अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और पापा जी अपने वादे के मुताबिक ईडन को चिकन लेग पीस खिला रहे हैं। और उसे वो कहते भी है कि जब तक तुम्हारा मन ना भरे तब तक तुम इसे खाते रह सकते हो। और इसी बीच अपना खंभा पीते हुए उनकी नजर पड़ती है ईडन के पीछे रखी हुई जिनशॉल की फोटो पर और उनको वापस से अपने असली बेटे जिनशॉल की याद आने लगती है। और अपने मन में वो कहते हैं, बेटा जिनशॉल मुझे माफ कर देना, लेकिन ये बच्चा तुम्हें कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन एक अच्छा पापा जी होने के वास्ते मैंने इसे पालना होगा जी। पर तभी पता नहीं कैसे
ईडन पापा जी के सारे ख्यालों को सुन लेता है और वो बोलता है, ओए मैं जानता हूँ पापा जी, मैंने आपने अपने असली पुत्र के रिप्लेसमेंट के वास्ते बनाया हैगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके असली पुत्र जैसा बन जाऊं। और छोटे ईडन की ये बात सुनकर पापा जी को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उनको अपनी असली गलती का एहसास होता है कि आखिर उनके अपने बेटे का ऑब्सेशन उनसे ये क्या करवा बैठा। वो एक अनजान छोटे बच्चे को अपने बच्चे जैसा बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं और ये सब जानकर उनका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और वो रोते हुए छोटे ईडन से कहते हैं, ना तुम मेरे बच्चे हो और ना ही कभी तुम बन पाओगे। और ऑब्वियसली ये बात छोटे ईडन को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि डेड मेंशन के बच्चों का अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि उनको कुछ भी करके अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना है। पर ईडन को अपने पापा जी की ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि शायद उससे कोई गलती हो रही है। अब यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और उसमें हम देखते हैं ईडन को जो घर का कूड़ा फेंकने आया है और बाद में अपने घर में जाने के बाद वो पापा जी को बिस्तर पे सुलाता है और पर्दे वगैरह सेट करता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है जिनशॉल की फोटो पर और वो नोटिस करता है कि जिनशॉल के गाल के नीचे ठुड्डी पर 2 तिल के निशान थे। और कुछ देर बाद पापा जी को अचानक से ईडन की चिल्लाने की आवाज आती है, तो नींद से जागकर वो सीधा उस आवाज की तरफ भागते हैं और ईडन को पीछे से देखकर ऐसा लगता है कि उसको कहीं पे चोट लग गई है। लेकिन उसके पास जाने पर वो देखते हैं कि ईडन तो हंस रहा है और वो उनको कहता है, और जी मेरे गालों पर कोई तिल नहीं था ना, तो मैंने ये बना लिया, अब मैं आपका ही पुतल लगूंगा ना। और भाई लिटरली ये चीज ईडन ने अपने गाल पर स्टेपलर गन मार कर की होती है, लेकिन गलती से छोटे वाले ईडन ने जिनशॉल के लेफ्ट गाल की जगह अपने राइट वाले गाल पर ये कारनामा किया होता है। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि बूढ़े हो चुके पापा जी वापस से अपने बेटे को याद कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो देखने लगते हैं अपनी और ईडन की पुरानी फोटो, जिसमें ईडन की चोट लगने के बाद उन्होंने ये फोटो खिंचवाई होती है। और आज शॉन के यहाँ पर आने के बाद जो भी कुछ हादसे हुए उन सारी चीजों को देखकर उन्हें ये रियलाइज होता है कि ईडन भी उनके अपने बेटे से कम नहीं है। और यही सोचकर वो उस पुरानी छोटी सी ब्लू चेयर की तरफ जाने लगते हैं और उस पर हाथ रख के कुछ सोच रहे होते हैं। पर तभी उनको एक छोटी बच्ची की आवाज आती है जो उनकी शॉप के सामने पटाखे जला रही है। अब आप लोग यहाँ पर ये मत सोचने लगना कि प्रेजेंट में तो यहाँ पर शॉन और ईडन बैठकर बातें कर रहे थे, तो आखिर ये बच्ची कहाँ से आई। वेल, ईडन और शॉन शॉप के जिस दरवाजे से बाहर निकले थे वो इस वाली शॉप का पीछे का दरवाजा था, यानी कि वो लोग अभी पीछे की साइड पे बातें ही कर रहे हैं। और इस एग्जैक्ट टाइम पर आखिर शॉप की दूसरी तरफ क्या चल रहा है ऑथर हमें अभी यही दिखा रहे हैं। वेल, ये छोटी बच्ची छोटी सी फुलझड़ी जलाते हुए बोलती है कि इसमें तो बस 2 ग्राम जितना ही गन पाउडर यूज किया है मैंने और इससे ये इतना खूबसूरत जल रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए दादाजी, अगर इसे बहुत सारे गन पाउडर को हम एक साथ मिला लेंगे तो बहुत बड़ा फुलझड़ा बनेगा। और तभी पापा जी नोटिस करते हैं कि उनके जस्ट पीछे उस गन पाउडर से लदी हुई फुलझड़ी का पूरा बंच पड़ा हुआ है और उसमें ऑलरेडी किसी ने चिंगारी भी लगा दी है। और वो बच्ची धीरे से बोलती है, अब होगा बूम बूम। और अगले ही सेकंड उस पूरी वर्कशॉप में धमाका होता है, जिसे देखकर शॉन और ईडन भी काफी ज्यादा डर गए होते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। और ईडन पापा जी चिल्लाते हुए शॉप के अंदर आता है और वो देखता है कि उसके पापा जी उसी ब्लू कलर की चेयर को निपटकर वहीं पर पड़े हुए हैं और वो धमाका करने वाली छोटी बच्ची उनको हेलो कर रही है। वेल, बिना वक्त की बर्बादी किए ईडन सीधा भागते हुए अपने पापा जी के पास जाता है, लेकिन शॉन पीछे से चिल्लाता है, अबे ओए रुक, इतनी जल्दी मत जा वहाँ खतरा भी हो सकता है। और होता बिल्कुल वैसा ही है। एक मिस्टीरियस सा बंदा अचानक से आग के धुएं में से निकलकर ईडन के मुंह पर जोरदार शॉटगन की एक फटकार मारता है और वो बोलता है, नहीं 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 नहीं, आखिर तो क्या करने वाला था रे। और स्पार्की, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि तुझे छुप के रहना है। वेल, इस छोटी बच्ची का नाम होता है स्पार्की और ये भी डेड मेंशन से ही है, बट लोचा ये है कि ये अभी नॉल की साइड से है। और ये वाला बंदा, हमें उसके बारे में इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, पर जब इसका ध्यान स्पार्की के साथ बातें करने में होता है तब अचानक से शॉन उस पर कूद के अटैक करता है, लेकिन वो शॉन के अटैक से बचकर इजीली साइड हो जाता है। अच्छा, तो तू शॉन है। और उसका पूरा ध्यान शॉन पर होने की वजह से ईडन उसके सर पर अपनी नीडल गन को लगा देता है और नीडल फायर करने के बावजूद भी उस बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उससे भी बच जाता है। वेल, हम देखते हैं कि वो बंदा अकेला ईडन और शॉन के अगेंस्ट में खड़ा है और ईडन बोलता है, ओए साले, तेनू मैं छटांगा नहीं। ओए शॉन, तू मेरे साथ में मिलकर लड़ेगा, लेकिन तू बीच में नहीं आएगा क्योंकि इसके टोटे टोटे तो मैं करने वाला हूँ।
और इन दोनों की टीम अप के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। और ईडन शॉन से कहता है कि इस बार तुम बीच में नहीं आओगे, ये लड़ाई मेरी है और तुम मेरे असिस्टेंट बन के काम करोगे। और शॉन उसकी बात सुनकर ये कहता है, अबे साले तुझसे ज्यादा तो सब कुछ मैं जानता हूँ, तो मैं क्यों तेरा असिस्टेंट बनूं? ओ जी, मेरा मतलब हैगा हेल्पर जी। और ये सब देखकर वो मास्क वाला मिस्टीरियस बंदा स्पार्की को कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है स्पार्की? लेकिन स्पार्की उसे स्लैंडी कहकर बुलाती है और उसे दिखाती है कि उसने कोई नई चीजें तैयार की है जिसको स्लैंडी अपनी शॉटगन में यूज कर सकता है। यानी कि इस बंदे का नाम है स्लैंडी, जो स्पार्की की नई प्रोडक्ट देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। आखिर तूने कब बनाया स्पार्की? मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे छुप के रहना है ताकि तू पकड़ी ना जाए। लेकिन स्पार्की उससे एक ही बात कह रही है, ये है नया बूम बूम। और इस पूरे टाइम पर स्लैंडी का ध्यान स्पार्की की तरफ ही होता है और इस बात का फायदा उठाकर ईडन अपने एक टूल से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन स्लैंडी ईडन की हर अटैक से बचते हुए उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से तू ही ईडन है, नॉल ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। और ऐसा बोलते हुए स्लैंडी अगले ही सेकंड ईडन पर अपनी शॉटगन को पॉइंट कर देता है। बिना किसी स्किल के तूने उस बूढ़े दादाजी के लिए काफी अच्छा काम किया है। और बस इतना बोलकर वो ईडन के मुंह पर उस शॉटगन को फायर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ईडन ने अपने फेस को अपने हाथ से कवर कर लिया है और उस शॉटगन में से बुलेट नहीं बल्कि स्पार्कल्स निकले हैं। और ये देखकर स्पार्की के भाई अलग ही मजे चल रहे हैं और ईडन उन दोनों को कहता है, ओए तुम पापा जी की लकड़ी की दुकान में आग लगा दोगे? स्पार्की, मेरे ख्याल से वो बात तो सही कह रहा है, इस बार कुछ ज्यादा हो गया। और ये बोलते हुए वापस से स्लैंडी का ध्यान स्पार्की की तरफ ही होता है और तभी हम देखते हैं कि शॉन एक स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी लेकर सीधा स्लैंडी के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन स्लैंडी ने भी काफी स्पीड में चौंकते हुए अपनी शॉटगन को शॉन के अटैक के बीच में ला दिया होता है और शॉन अगले ही पल कुछ ऐसी चीज करता है जिसे देखकर ईडन भी काफी दंग रह जाता है, क्योंकि शॉन ने यहाँ पर ईडन के उसी अटैक को रिप्लिकेट किया है जो ईडन ने अपनी पहली फाइट के दौरान शॉन पर मारा था। पर शॉन का ये वाला अटैक ईडन के उस अटैक से काफी ज्यादा एफिशिएंसी वाला होता है। लिटरली शॉन के हर एक अटैक के साथ वहाँ से शॉक वेव्स निकल रही होती है। पर तभी शॉन नोटिस करता है कि उसकी तरफ काफी तेजी से नुकीली चीजें आ रही है जो काफी सारे पेन एंड नाइफ है। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उन सारे नाइफ के ऊपर स्पार्की ने रॉकेट चिपका दिए हैं और शॉन की तरफ एक साथ उन सबको लॉन्च कर दिया है। इनफैक्ट उनमें से कुछ नाइफ तो शॉन को छू कर निकले हैं और उसको इंजर्ड भी कर दिया है और इस वजह से शॉन थोड़ा सा पीछे हट जाता है और स्लैंडी अपनी जगह पर से उठते हुए बोलता है, ये शॉन नाम का बच्चा इतना बुरा भी नहीं है। और उसकी ये बात सुनकर स्पार्की उससे कहती है, क्या वो सच में डेड मैंशन के लेजेंड है? नॉल ने कहा था कि हमें उसके सामने अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। अच्छा ऐसा है, तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी असली ताकत दिखानी होगी। और ये बात बोलते हुए स्लैंडी अपने मास्क को धीरे धीरे से निकाल रहा होता है, यानी कि उसके फेस पर से उसका मास्क कम्प्लीटली हटने के बाद ही वो अपनी असली पावर्स को यूज करता है। पर इससे पहले कि स्लैंडी अपना मास्क निकालता, वहाँ पर दीवार तोड़कर एक थार एंट्री मारती है और ऑब्वियसली हमें पता है कि आखिर इस मानवा के अंदर थार किसके पास है और वो बंदा है डिमिट्री। और अभी उसकी थार के अंदर रेचल भी है जो आते ही स्पार्की और स्लैंडी के ऊपर धनाधन फायरिंग कर देती है एंड स्लैंडी स्पार्की को प्रोटेक्ट करते हुए काफी स्पीड में दूसरी साइड ले जा रहा है। सो इससे हमें थोड़ा थोड़ा ये पता चलता है कि स्लैंडी उतना भी बुरा बंदा नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। वेल रेचल की कुछ गोलियां ईडन के आसपास से भी गुजरती है और ये देखकर वो बोलता है, ओ जी ये परजाई जी मैंने भी निशान पे ले रही है। अबे लेकिन तू अपना सर नीचे कर देना वरना वो सच में उड़ा देगी। मैंने तुझसे कहा था ना शॉन, मुसीबत में अपना सर मत दे देना। तो इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि अकेले सब कुछ संभाल सके। तो सच में काफी कमीना बनता जा रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डिमिट्री और रेचल के साथ यूरी भी आया है। बाकी की बातें हम घर पे जाने के बाद करेंगे। हाँ ठीक है चल अपना काम कर अब। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पार्की ने एक और फुटबॉल जैसा बॉम्ब बना दिया होता है और उसे वो जलाने ही वाली होती है एंड स्लैंडी उससे कहता है, वाह स्पार्की, लगता है कि तू इन सबको टपकाने ही वाली है आज। एंड स्पार्की वाज लाइक, हम फोड़ेंगे बड़ा बम बम। और इतना बोलकर वो उस बॉम्ब को उन सब के बीच में उछाल देती है एंड अगले ही सेकंड वहाँ पर काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है। लेकिन वो ब्लास्ट काफी ज्यादा हाइट पे हुआ था, इसकी वजह से उन लोगों को कोई इंजरीज नहीं होती। लेकिन उस ब्लास्ट में हुए फ्लैश की वजह से स्पार्की और स्लैंडी वहाँ से एस्केप कर लेते हैं और ईडन चिल्लाते हुए अपने पापा जी के पास जाता है और वो देखता है कि उसके पापा जी उसी ब्लू चेयर के साथ अभी तक लिपटे हुए हैं।
अब यहाँ से हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ईडन शॉन का शुक्रिया अदा कर रहा है, क्योंकि अगर वो और उसकी गैंग ना होती तो शायद से यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद उसके पापा जी शॉन लोगों पर गालियां बरसा रहे होते हैं। ओए सालो, तुमने देखो यहाँ की क्या हालत कर दी, ये मेरी दुकान है कि जंग का मैदान है। पर शॉन उनको कहता है, अरे शांत हो जाइए दादाजी, ये हमने नहीं किया, ये उन लोगों ने किया है जिनको नॉल ने आपको मारने के लिए भेजा था। ओए पौने, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस गड्डी की जो मेरी दुकान की दीवार तोड़ के अंदर आई है। अरे सॉरी, लेकिन ये कारनामा हमारे नए ड्राइवर का है। ये बेचारा रशिया से है तो इसको मालूम नहीं है कि यहाँ पर गाड़ी कैसे चलाते हैं। वेल पापा जी यहाँ पर डिमिट्री को रशियन में भी 2-4 गालियां दे देते हैं और ये सुनकर डिमिट्री भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर इस दद्दू को इतनी परफेक्ट रशियन कैसे आती है। और ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर रह चुका हूँ, मैंने मालूम है वहाँ पर कैसे लोग होते हैं। अब इन लोगों की ऐसी बातें चली रही होती है कि ईडन और शॉन दुकान के मलबे को ठीक कर रहे होते हैं और पापा जी रेचल और डिमिट्री के सामने ज्ञान पेलने लगते हैं। और तुम जानते हो, रशिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, पापा जी का प्यार बस मरने तक होता है लेकिन अम्मा जी का प्यार अमर होता है जी। और तुम लोग समझ तो रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेल जिसको समझ नहीं आया मैं उनको बता दूं कि पापा जी को शायद से गलतफहमी हो गई है। उनको ये लग रहा है कि रेचल और डिमिट्री शॉन के पेरेंट्स हैं और ये बात रियलाइज करते ही रेचल गुस्से में पापा जी के मुंह पर अपनी बंदूक लगा देती है कि साले बुड्ढे तो क्या बोल रहा है अभी। एंड डिमिट्री भी लाइक चलो अच्छा है, कम से कम हमारी थोड़ी जोड़ी तो बनी। एंड दूसरी तरफ शॉन ईडन को पूछता है कि अब आगे वो क्या करेगा, क्योंकि नॉल से भी उसने दुश्मनी मोड़ ली है और वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। तो ईडन उसे कहता है कि उसका लड़ाई करने का कोई प्लान नहीं है, इससे अच्छा तो वो कहीं पे जाकर छुप जाए और शांति से अपनी जिंदगी बिताए। और उसकी इस बात का मजाक अगर शॉन लोग उड़ाना चाहे तो उड़ा सकते हैं, लेकिन उससे ईडन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो ईडन कि हम तुम्हारा मजाक उड़ाए और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता? हाय, मुझे ये अच्छे से पता है ईडन कि तू जब से मुझे मिला है तब से तू अपनी असली ताकत को छुपा रहा है, लेकिन आखिर इस तरीके का दिखावा किस लिए? हाँ, तू नहीं भी बताएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू अपने पापा जी को बचाना चाहता है। सच कहूँ तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम जैसे वर्जन 2 वाले बच्चों में भी डेड मेंशन ने इसी फीचर को डाला है। वो 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स, उनमें से तीसरे नंबर का प्रिंसिपल सबसे ज्यादा खास है। वो हमें सिखाता है कि जब चीजें हाथ से निकलने लगे तो हमें ऊपर के दोनों प्रिंसिपल्स को भूल जाना है और सिर्फ पेरेंट्स की सेफ्टी के बारे में ही सोचना है। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन तुमसे मिलने से पहले मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं बस उन प्रिंसिपल्स के सहारे ही मोटिवेट होता हूँ, लेकिन असलियत कुछ और है, और वो है एक परिवार। परिवार ही वो है जिसकी वजह से हम जैसे लोगों में ताकत पनपती रहती है, क्योंकि आखिर में हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट ही करना है और ये कभी मैटर नहीं करता कि हम ये किस तरीके से करते हैं। वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपनी थार को उस मलबे से बाहर निकाल लिया है, यानी कि अब शॉन का जाने का टाइम आ गया है। और जाते हुए वो ईडन से कहता है, ब्रो अगर तुझे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो डायरेक्टली मुझे बुला लेना, अगर जरूरत पड़ी तो हम मास्टर सोफिया अलेक्जेंडर को भी यहाँ पर बुला लेंगे। और शॉन की ये बात सुनकर ईडन काफी ज्यादा शॉक हो गया है कि क्या सच में शॉन उस लेजेंडरी लेडी को बस ऐसे ही बुला सकता है। हाँ, वैसे अगर चाहूँ तो मैं उनको बुला सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं, चल भूल जा मैंने जो कहा। और यार मुझे मजा आया तेरे साथ, तो चलो मिस्टर अब मैं चलता हूँ। ओए तो मुझे मिस्टर ना बुलाकर, मैं तुझसे उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, तू चाहे तो मेरे को अपना बड़ा भाई कह सकता है। तो अगली बार से अब तू मुझे जब मिलेगा तो तू मैंने पाजी कहकर बुलाएगा। और ईडन की ये बात सुनकर शॉन का दिल अचानक से भर आता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसको अपना भाई कहा है। वेल शॉप के अंदर हम देखते हैं कि पापा जी अभी भी उस कुर्सी को चमका रहे हैं और ईडन शॉन लोगों को छोड़कर वापस से दुकान में आ चुका है। और आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसके बदले में वो पापा जी से माफी मांगता है, पर पापा जी उसे कहते हैं, बेटा ईडन आखिर इसको चलाते कैसे है जे? ओए मैंने बस बटन दबा के टाइमर लगाना है, क्योंकि मैंने तोड़े नाल और एक फोटो लेनी हैगी। अब उन लोगों ने एक लकड़ी के फट्टे पर 2 खिले ठोक के मोबाइल का एक टेम्पररी स्टैंड बना दिया होता है। एंड फाइनली पापा जी यहाँ पर ईडन को उस चेयर पर बिठाते हैं। ओए मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी छोटी हैगी, लेकिन मैं क्या करा, मैं हर बार हर चीज में देरी कर देता हूँ। ओए मैं तो कब का तुझे इस पे बिठाना चाहता था, पर अब अपने पापा जी को माफ कर दे। मतलब फाइनली पापा जी अब ईडन को अपना बेटा मान चुके हैं। और इस हैप्पी वाली एंडिंग से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है शॉन लोगों की गाड़ी, जिसमें डिमिट्री ड्राइव करते हुए उसे कहता है कि आज तो शॉन काफी सही मूड में है। और शॉन उसे बताता है कि वो सच में काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उसकी लाइफ में अब एक ऐसा बंदा आ चुका है जिसको वो अपना बड़ा भाई कह सकता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि
कि उस भाई के हाथ और पैरों में किसी ने खीले ठोक कर उसे उल्टा लटका दिया है। यहाँ तक कि पापा जी भी जमीन पर पड़े हुए हैं और इन दोनों की ये खराब हालत करने के बाद उस बंदे ने उनकी शॉप पर खून से लिख दिया होता है, यू आर अ बैड बॉय आफ्टर ऑल। अब ये बंदा नॉल नहीं है बल्कि कोई और है जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया गया, बस क्लोजअप में उसकी थोड़ी सी शक्ल दिखाई गई है। सो असली बात यह है कि ईडन को हैप्पी एंडिंग मिली ही नहीं, बस कुछ खुशी के पल मिले जिसके बाद उनकी दुनिया वापस से उजड़ गई और यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म। अब चैप्टर 32 की एंडिंग में जो चीज ईडन और उसके पापा जी के साथ हुई थी उस हादसे को पूरा एक हफ्ता बीत चुका है और हमें अभी दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन जहां पर शॉन उनको काफी ज्यादा गुस्से में विजिट करने आया है और डिमिट्री उसे उनके पास जाने से रोक रहा है। अब शॉन यहाँ पर गुस्सा अपने आप से ही है कि उसने जिसको अपना बड़ा भाई माना था उसके साथ ये हादसा हो गया और शॉन को ये चीज एक हफ्ते बाद पता चली है और डिमिट्री उसको इसीलिए रोक रहा है क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वो चीज शॉन देख नहीं पाएगा। इनफैक्ट वो शॉन को बताता भी है कि अब तक तो ईडन को सही तरीके से होश भी नहीं आया, लेकिन शॉन काफी ज्यादा गुस्से में डिमिट्री का हाथ पकड़कर उसे साइड कर देता है और तब जाकर उसकी नजर पड़ती है ईडन पर और उसको व्हील चेयर पर बैठा हुआ देखकर शॉन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और वो ईडन को बड़े भाई कहकर बुलाता भी है, लेकिन ईडन की तरफ से उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलता, तो इसीलिए वो उसकी सामने की साइड जाता है ताकि वो उसे देख पाए। लेकिन शॉन के साथ साथ हम देखते हैं कि ईडन की हालत सच में काफी ज्यादा खराब है और बेचारा अपनी टूटी फूटी आवाज में बस पापा जी का नाम चिल्ला रहा होता है और डिमिट्री फाइनली शॉन के सामने ये रिवील करता है कि एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ पर इन लोगों को लाने से पहले ही पापा जी भगवान को प्यारे हो गए और ईडन को होश आने के बाद शायद से ये बात पता चल चुकी है, इसीलिए वो काफी ज्यादा सदमे में है। और तभी शॉन को हल्की सी आवाज सुनाई देती है कि ईडन उसको पुकार रहा है और उसे लगता है कि ईडन को शायद से होश आ गया और वो उससे कुछ कहना चाहता है। हाँ बड़े भाई ईडन, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुमको मैं याद तो हूँ ना। और लिटरली ऐसी हालत में भी ईडन शॉन से मदद मांगता है और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं और बेचारे की हालत ही इतनी ज्यादा खराब है कि वो किसी चीज को ठीक से बोल भी नहीं पाता। एंड अपने बड़े भाई जैसे दोस्त की ऐसी हालत देखकर शॉन के दिल को काफी ज्यादा धक्का लगता है और वो खुद भी इस सदमे को पूरे तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाता। सो वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर सीधा टॉयलेट में जाता है और वहाँ पर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ उसे काफी ज्यादा उल्टी भी होती है और इस पूरे टाइम पर वो अपने आप से कह रहा होता है, ये वही लड़ाई थी जिसके लिए मैं तैयार था, मेरा मकसद बस अपनों को बचाना है और इसीलिए मुझे लगा कि अपनों के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, लेकिन ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है। यानी कि शॉन को अब यहाँ पर अपनी हारने की पॉसिबिलिटी दिख गई है कि भले ही वो अपनों को बचाने के लिए कुछ भी करे लेकिन वो उनको खोने के लिए तैयार नहीं है। और शॉन फाइनली ये रियलाइज करता है कि डिमिट्री ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही है। आफ्टर ऑल शॉन एक टीनेज बच्चा ही तो है। इस गहरी सोच के बाद वो टॉयलेट से बाहर आता है और डिमिट्री और रैचल को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल रहा है। ओए शॉन, आखिर तू कहाँ जा रहा है? क्या तुम्हारा दिल टूट गया शॉन? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस वो याद कर रहा था जो तुमने मुझे सिखाया था, दुश्मनों को गर्दन से उड़ाना और गोलियों से उनके दिल को छलनी कर देना। जो भी चीज मैंने सीखी है उससे सिर्फ लोगों की जान ली जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी चीजों का कसूरवार अपने आप को समझूं। ये बस एक तरह की तैयारी है जिसे मैं पहली बार सीख रहा हूँ और अभी हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारी ताकत का ही अंजाम है। अगर हम किसी से कुछ छीनते हैं तो हमें अपनों को भी गंवाने के लिए तैयार रहना होगा और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इतना ताकतवर जैसे कि कोई शार्प ब्लेड जो एक बंदूक से निकली गोली को भी काट सके। मुझे ऐसा हथियार बनना होगा जो अपना सब कुछ खोने से पहले दुश्मन को ही खत्म कर दे। शॉन के इतना कहने के बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक सुनसान इलाके के चर्च को जिसमें स्पार्की अपनी नई फुलझड़ियों के साथ झूम रही होती है और स्लैंडी भी उसी के साथ ही मौजूद है। और स्लैंडी को एक फुलझड़ी देने के बाद वो एक और बंदे को भी ये देती है और ये बंदा वही है जिसने पिछले चैप्टर में ईडन और उसके पापा जी की दुकान पर तबाही मचाई थी और स्पार्की उसे डेमियन कहकर बुलाती है। यानी कि इस बंदे का नाम है डेमियन और स्पार्की की बकबक सुनकर अभी उसका दिमाग पक चुका है, तो वो उस फुलझड़ी को अपने क्रैपट के साथ नीचे गिरा देता है और उसको कुचलते हुए स्पार्की को कहता है, ये मंदबुद्धि चूजी कहीं की, इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहाँ पर कोई सैर करने आए हैं? अगर ऐसे हालातों में भी तुझे आग से खेलना है तो एक काम करना साली, एक बड़ा सा बॉम्ब लेकर आ और यहीं पर फोड़ दे। क्या सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, तू ऐसा कर सकती है, लेकिन एक और ऐसी चीज है जो करने में मुझे भी मजा आएगा।
और ऐसा बोलकर वो स्पार्की को एक थप्पड़ लगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके हाथ को स्लेंडी बीच में ही रोक लेता है। बस बहुत हो गया, अब एक गधे के बच्चे, मुझे बस ये बता कि आखिर उस बुड्ढे को मारकर उसकी दुकान को किसने जलाया? अच्छा, तो तू क्या इस छोटी बच्ची के साथ वहाँ पर गरबा खेलने गया था? अबे मंदबुद्धि, वो तुम लोगों का काम था जो मैंने पूरा किया। अबे ओ गधे की नाजायज औलाद, अबे तूने मुझे क्या बोला? और ये सुनकर डेमियन अचानक से अपने शूज में से एक ब्लेड निकालता है और अटैक करते हुए स्लैंडी को कहता है, अबे जले हुए टोस कहीं के, तेरी औकात क्या है कि तू मुझसे सवाल करे? लेकिन तब तक स्लैंडी ने भी काफी ज्यादा स्पीड में स्पार्की को पीछे करके अपनी गन को डेमियन के आगे पॉइंट कर दिया होता है। लेकिन उससे पहले कि इन दोनों के अटैक्स आपस में क्लैश करते, बीच में एक बुड्ढा आ जाता है और दोनों के अटैक्स को वहीं पर रोक लेता है। तुमको कितनी बार समझाना पड़ेगा डिगरा लोग, ऐसी जगहों पर मारामारी नहीं करते। अब उनका बॉडी अब उतना पावरफुल नहीं है अब कि तुम लोगों के लफड़े को और भी ज्यादा रोक पाए बाबा। और इस बुड्ढे के अलावा यहाँ पर एक और बंदा एंट्री मारते हुए बोलता है, डेमियन अब तू वापस से किससे झगड़ने लगा यार? और ये आवाज होती है नॉल की, जो फाइनली यहाँ पर पहुँच चुका है और उसके साथ अपनी एक बड़ी वाली फुलझड़ी है। और हमें अभी ये नहीं पता कि आखिर ये कौन है, लेकिन प्रोबेबली हमें आगे पता चल जाएगा। अरे यार ऐसे झगड़ा मत किया करो, बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ ऐसे मिलते हैं। स्लैंडी भाई थोड़ा सा दिमाग से काम लो यार, डेमियन तो उल्टी खोपड़ी का है ही, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, मेरी बात का भरोसा करो मेरे भाइयों, तुमसे वैसे भी कोई लड़ना नहीं चाहता। अब नॉल की बात सुनकर सब लोग अपनी अपनी जगह पर जा ही रहे होते हैं, लेकिन स्पार्की गुस्से से उस नई वाली फुलझड़ी को देख रही होती है। मे भी शायद वो उसे जानती हो, लेकिन उसके बाद नॉल एक ऊंची जगह पर बैठकर इन सबको बताता है कि शायद तुम लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमारे छोटे एली जैंग और ईडन ने हमें धोखा दे दिया है। हाँ, उनके बारे में सोचकर मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन सच बताऊं तो वो हमारी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे इस परिवार के अंदर तुम लोगों को एक दूसरे के साथ ऐसे भिड़ना नहीं है। हाँ नॉल, मुझे तो ये बात समझ में आती है, लेकिन उन मंदबुद्धि लोगों को कुछ सिखाओ, क्या वो सच में तुम्हारी बातों को समझते भी हैं? मेरा कहने का मतलब है कि हमें एक तरह की रिस्ट्रिक्शन बनानी होगी, यानी कि एक तरह के नियम जो हमें एक दूसरे से बांध के रखे। हाँ मुझे पता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि अब से हमारी फैमिली के भी 3 प्रिंसिपल्स होंगे, बिल्कुल डेड मेंशन की तरह। तो क्या हमारी फैमिली के उस 3 प्रिंसिपल्स को तुम लोग सुनना चाहोगे? अब इसमें से पहला प्रिंसिपल ये होता है कि ये लोग अपनी पावर्स का यूज खुद पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल ये होता है कि फैमिली के बाहर के आउटसाइडर्स के लिए भी ये लोग अपनी खुद की पावर्स का यूज नहीं करेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है, हमें उन सबको खत्म कर देना है जो हमारी फैमिली का नहीं है। तो समझ गए ना, ये है हमारे 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स, सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली के लिए। और हाँ स्लैंडी, मुझे तुम्हारी जरूरत है भाई, एक काम करना है तेरे को। शिका जो तुम्हें फाइल दे रही है उसको जरा ध्यान से देख लेना। डेड मेंशन का एक ऐसा गुड चाइल्ड है जिसको तुम्हें रिकवर करना है। यानी कि नॉल की बात से हमें इतना पता चल गया कि ये लोग अपनी फैमिली के रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। प्लस इस बंदी का नाम शिका है और अभी ये लोग टारगेट करने वाले हैं डेड मेंशन के एक और चाइल्ड को, जिसको वो अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। वेल यहाँ से वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शॉन अपने बैग को पैक कर रहा है। और ये देखकर छोटा यूजिन उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं बस उन लोगों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ईडन ने मुझे ये फोन दिया था और मैंने इसके थ्रू एक लोकेशन ट्रेस की है। तो यूजिन उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या तू मेरे साथ वहाँ पर आएगा? और आखिर तू मेरे साथ आकर कर भी क्या लेगा? फिर से फालतू में मुंह की खाकर रोएगा। और आखिर मैं तुम जैसों की मदद क्यों ही लूं, जो बस किसी के ऑर्डर्स पे ही काम करते हैं। और अगर तुम जैसे लोग मेरे मिशन के बीच में आए तो मुश्किलें मेरे लिए ही बढ़ जाएगी। और शॉन की ये बात सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ बंदा उसे कहता है, वाह वाह, मुझे लगा था कि तू काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन सच में तेरी तो लगी पड़ी है, या फिर शायद कुछ और हुआ है। और हाँ, हम लोग जानते हैं कि ये वाली आवाज है छोटे एली जैंग की। और वो आगे शॉन से कहता है, छोड़ चल जाने दे, आखिर तेरे साथ क्या दिक्कत होगी, वो जानकर आखिर मैं क्या ही कर लूंगा, वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लेकिन अभी तो जिस फोन के जरिए कोऑर्डिनेट्स देखकर लोकेशन पे जा रहा है वो बस एक पॉइंटलेस चीज है जिससे कुछ नहीं होने वाला। और एली की थोड़ी ये कड़वी बातें सुनकर शॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि साले आखिर तू क्या बोल रहा है, ये तो अपनी खुद की बातों को ही भूल गया क्या? तूने कहा था कि उन लोगों के पास तुझसे मिलती जुलती ही स्किल्स है, क्योंकि वो सारे भी डेड मेंशन से ही है। तो जरा सोच कर देख, तो क्या सच में वो अपनी लोकेशन ऐसे हवा में छोड़ देंगे ताकि तू उन्हें ट्रेस कर सके? और एली की ये वाली बात सुनकर भी शॉन उस पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक उसने एली पर नहीं बल्कि उसके सोफा पर किया है। वाह क्या बढ़िया अटैक था।
मुझे नहीं लगा था कि मेरी बातें तुझे इतनी ज्यादा चुभेगी। अबे साले एली जेंग, आखिर तू कहना क्या चाहता है? मेरे पास इसके अलावा और कोई सुराग नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे तेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नॉल का आगे का प्लान क्या है और मुझे तेरा एहसान भी चुकता करना है। तो बता शॉन, क्या तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं? तो तुझे मेरे साथ एक मजेदार जगह पर आना होगा। और यहाँ पर होता है ये वाला चैप्टर खत्म। यानी कि एली और शॉन अब साथ में एक मिशन पर जाएंगे और उनकी ये जर्नी काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। अब ये वाला चैप्टर स्टोरी की करंट टाइमलाइन को ही फॉलो करता है और हम देखते हैं एली और शॉन को जो कहीं पर आए हैं और एली शॉन को बताता है, नॉल ने मुझसे कहा था कि मुझे डेड मेंशन के 2 बच्चों को रिट्रीव करना है। उसमें से पहला तो तू था और दूसरा था ये जिसकी तू अभी फोटो देख रहा है, मॉर्गन। वैसे ये उसकी बचपन की फोटो है, लेकिन शायद से अभी वो 19 साल का हो गया होगा। 19 साल यानी कि वो वर्जन 1 से है, बिल्कुल ईडन की तरह। क्या बोला बे? वर्जन 1? आखिर वो क्या है? ना वो तेरे काम की चीज नहीं है, भूल जा जो मैंने कहा। लेकिन मुझे एक बात बता साले, आखिर उसको ढूंढने के लिए हम लोग इस मुजरे वाली टिकटॉक कंपनी में क्या कर रहे हैं? मेरे पास मॉर्गन के ठिकाने की कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस एंटरटेनमेंट कंपनी का जो बॉस है ना, उसी ने मॉर्गन को डेड मेंशन से बाय किया है। यानी कि हमें मॉर्गन तक पहुँचने से पहले प्रेसिडेंट से होकर गुजरना होगा। ठीक है, यानी कि तू कहना चाहता है कि हमें इन मुजरे वालों के ऑडिशन में पार्ट लेना होगा। हाँ ऐसा ही कुछ, लेकिन मेरे लिए ये सब बच्चों का खेल है, क्योंकि तू तो जानता ही है कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ। तो ये ऑडिशन को तो मैं आराम से क्रैक कर लूंगा और बहुत जल्द हम प्रेसिडेंट से मिल लेंगे। अब एली की इतनी सारी बातें सुनने के बाद शॉन उसे पूछता है कि क्या सच में तू जानता है कि ये कैसी कंपनी है? तो एली उसे कहता है कि हमें क्या लेना देना, होगी कोई मैनेजमेंट कंपनी या फिर एंटरटेनमेंट कंपनी। लेकिन शॉन उसको धीमी आवाज में कहता है ये सारी बस अफवाहें हैं। यानी कि इस कंपनी के बारे में शॉन को कुछ ऐसी चीज पता है जो एली जेंग नहीं जानता। और तभी एक बंदा ऑडिशन रूम में से बाहर आकर अनाउंसमेंट करता है कि नंबर 100 और 101 अभी ऑडिशन रूम के अंदर आए। एंड ये दोनों कंटेस्टेंट एली और शॉन ही है जो अब ऑडिशन देने के लिए जाएंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ऑडिशन रूम का सीन, जिसमें 2 चंगू मंगू जजेस ऑडिशन लेकर पक चुके हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से उनको वो परफॉर्मर मिला ही नहीं जो उनको अपने लिए चाहिए था। लेकिन सडनली एक जज की नजर पड़ती है नंबर 100 यानी कि एली जेंग पर, और वो दूसरे वाले को कहता है, ओए उस नंबर 100 को देख, क्या वो दिखने में काफी ज्यादा सही नहीं लग रहा? हेलो सर, मेरा नाम है एली जेंग। और एली जेंग की क्यूटनेस और हैंडसमनेस ने इन दोनों जजेस पर ऐसा जादू कर दिया होता है कि वो लोग डायरेक्टली एली जेंग को सिलेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी उन दोनों की नजर पड़ती है शॉन पर और पहला वाला जज बोलता है, आखिर ये अनाड़ी बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो दिखने में ही खूंखार अपराधी लगता है। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, वो विलन के रोल के लिए काफी परफेक्ट रहेगा और इस एली जेंग वाले बच्चे के साथ उसकी जोड़ी भी काफी अच्छी लगेगी। अब ये जजेस लोगों की खुसर पुसर शॉन को अच्छे से सुनाई देती है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास इन सारी चीजों की ट्रेनिंग है। तो वो एली को कहता है, अबे साले, जब तुझे पता था कि तू सिलेक्ट होने वाला है तो आखिर तू मुझे ऑडिशन में लेकर ही क्यों आया? क्या तू समझा नहीं शॉन? अगर तेरे जैसा कचरा मेरे साइड में रहेगा तभी तो मैं उनको और ज्यादा हैंडसम लगूंगा। इसीलिए काफी सोच समझकर तू यहाँ पर आया नहीं, तुझे लाया गया है। एली जेंग, तुमने कहा तुम्हारा नाम एली जेंग है ना? तो अब मुझे बताओ बच्चे कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम अच्छे से कर सकते हो? मेरे चेहरे को देखो सर, मेरा चेहरा काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये मैं पता चल गया, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीज तुम्हारे अंदर खास है जो तुम्हें आती है? मुझे आता है फाइट करना, आकिडो, और मिस्टर कारपेंटर ने मुझे जो भी चीज सिखाई थी वो सब मुझे आती है। पर शॉन उसको बीच में हंसते हुए कहता है, अबे साले एली जेंग, वो लोग पूछ रहे हैं कि तुझे मुजरा करना आता है कि नहीं। और एक बात बता, तू आखिर कब से आकिडो और फाइटिंग में माहिर हो गया? असलियत में तो तू साले मुझसे ही हार गया था। और तो और उस मेटाडोर मिगेल ने तुझे अपनी तलवार से स्टैब कर दिया था, और वो मेटाडोर तो काफी ज्यादा वीक बंदा था यार, मैंने तो उसको एक बारी में ही पेल दिया। अबे साले डेड मेंशन की पैदाइश, तू कहना क्या चाहता है? तू जानता भी है कि एली जेंग कितना पावरफुल था, और इसका मतलब यही है कि मैं भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ।
अब यहाँ पर एली जिस ताकतवर एली जेंग की बात कर रहा है वो है लुकिज्म में दिखने वाला असली बिग डैडी एली जेंग। वेल, एली की ये बात सुनकर शॉन उससे कहता है, लगता है तुझे भी अब मेरी बातें चुभने लगी है। क्या सच में अब तू मुझसे यहाँ पर फाइट करेगा? और अगले ही सेकंड ये दोनों एक दूसरे की धुलाई करना शुरू कर देते हैं और ये चंगू मंगू जजेस को ऐसा लगता है कि बच्चे फुल ऑडिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, कतई अपनी एक्टिंग के अंदर ऐसे डूब चुके हैं। पर जब वो देखते हैं कि ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे के मुंह से ये लोग विमल का पानी तक निकाल चुके हैं, सो फाइनली वो लोग सिक्योरिटी को बुलाकर इन दोनों को अलग करते हैं। और सिक्योरिटी वालों ने तो भाई सिर्फ शॉन को ही पकड़ा है, एली को तो ये लोग काफी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, बट शॉन को सिक्योरिटी घसीट के बाहर ले जाती है। अबे सालो, अब मुझे छोड़ो, हम तो अब बाहर भी आ चुके हैं। एंड इसी दौरान शॉन की नजर पड़ती है उस सिक्योरिटी गार्ड के टैटू पर और वो समझ जाता है कि वो जो रूमर्स थी वो सही थी। और अगले ही सेकंड शॉन उस सिक्योरिटी वाले गार्ड को पटक देता है और उसके सर पर लाते बजाता हुआ उसे कहता है कि मैंने साले तुझे एक बार कहा कि मुझे छोड़ दे, तो तूने छोड़ा क्यों नहीं? पर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी के और भी ज्यादा मुस्टंडे आ जाते हैं। लगता है किसी को तमीज सिखाने की जरूरत है। चला जा चूहे, तुझे दिखाते हैं कि इज्जत से बात कैसे की जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इन लोगों ने लिफ्ट के अंदर शॉन की धुलाई की है और वो लोग इसे बिल्डिंग के किसी एक फ्लोर पर लाकर छोड़ देते हैं। और उन लोगों के हाथों से पिटने का प्लान शॉन का पहले से ही था, क्योंकि वो उन रूमर्स को कंफर्म करना चाहता था। और अब उसे फाइनली ये कंफर्मेशन मिल गया है कि एसजीटी एंटरटेनमेंट नाम की जो एक कंपनी है वो बाहर से जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। ये बस दिखने में एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, लेकिन असलियत में इसमें गुंडे बदमाश भरे पड़े हैं जो किसी भी फेमस आइडल को फोर्स करते हैं और उनको थ्रेटन कर उनसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी करवाते हैं। और ये चीज पूरे शियोल के क्राइम सिंडिकेट के अंडर में आती है। और अभी जिस फ्लोर पर शॉन को इन लोगों ने छोड़ा है ना, वहाँ पर गुंडे बदमाशों का बुफे लगा है। ओए, चलो काम पर लग जाओ और इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। ये यहाँ पर वैसे ऑडिशन देने आया था, लेकिन इसमें जरा भी तमीज नहीं है और वहीं सिखाने मैं इसे यहाँ पर ला। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शॉन ने एक नाइफ से उसके हाथ पर एक कट कर दिया है। कमाल है अंकल, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ पर इतने सारे शिकार मिल जाएंगे। और इतना बोलकर शॉन इन लोगों पर टूट पड़ता है, किसी को कोहनी पड़ती है तो किसी को लात। तो तुम्हारे प्रेसिडेंट ने खरीदा है डेड मेंशन के गुड चाइल्ड को, तो मेरे लिए तो ये और भी आसान हो जाएगा। अगर हथियार खरीदे हो तो उसे इस्तेमाल भी तो करना ही होगा ना, तो इसका मतलब है कि वो गुड चाइल्ड तुम में से भी एक हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और शॉन के इतना बोलते ही यहाँ पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शुरू हो जाता है और एक के बाद एक शॉन अपने छोटे नाइफ से इन सब की काटम काट बजा रहा होता है। एंड इन सारे गुंडों में से कोई एक भी शॉन को छू भी नहीं पाता, लेकिन उनकी जो एक कुटाई की आवाज होती है ना, वो इस हॉल के बाहर के दरवाजे पर एक बंदा सुन रहा होता है। और उसके हाथों को देखकर लगता है कि सच में इसके पास 2.5 किलो के हाथ है। और अभी करंटली उन सारे गुंडों को पेलते हुए शॉन उस दरवाजे के पास ही आ गया होता है और बोलता है, सालो गेंडे जैसी शक्ल है और गेंडे जैसी अकल है, आखिर इतने सारे मसल बनाकर क्या फायदा। पर तभी वो दरवाजा टूटकर सीधा शॉन पर गिरता है, लेकिन हम देखते हैं कि शॉन नीचे झुककर उससे बच गया है और उस हॉल के अंदर एंट्री होती है उसी बंदे की जिसके 2.5 किलो के हाथ हैं। और वो बंदा शॉन पर एक और मुक्का बजाने वाला होता है, लेकिन शॉन काफी स्पीड में उससे बच जाता है और लिटरली उस बंदे के मुक्के ने उस टूटे हुए दरवाजे को मोड़ दिया होता है। और ये देखकर शॉन उससे बोलता है, तो तू यहाँ पर सबसे अलग है, सच में तेरे पास काफी ज्यादा ताकत है, तो क्या आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ लिया। पर वो 2.5 किलो वाला बंदा सामने से शॉन को पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम डेड मेंशन के गुड चाइल्ड हो। और शॉन छोटे मॉर्गन की फोटो को इसके साथ कंपेयर कर रहा होता है और लिटरली शॉन उसकी करंट टूथ देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये 19 साल का है तो ये किसी भी एंगल से बच्चा क्यों नहीं लग रहा। साला इतना डिफरेंस तो आधार कार्ड की फोटो में भी नहीं होता। पर अभी वो बातें मायने नहीं रखती, मैं यहाँ पर तुझे ढूंढता हुआ आया हूँ मॉर्गन। तो मॉर्गन उसे पूछता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि तुम यहाँ तक आ गए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मेरे साथ चलो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी आज दिक्कत में आ जाएगी। तो मॉर्गन उसे हंसकर पूछता है कि तुम मेरी जगह पर आकर मुझे धमका रहा है। अबे साले, मैंने धमकी देना अभी शुरू ही कहाँ किया है। पर इसी कन्वर्जेशन के बीच मॉर्गन के पीछे जो ये मुस्टंडे खड़े हैं ना, उनमें से कोई एक उसे कहता है, बड़े भैया पिलग्यू, आप इसे आराम से पीट सकते हैं, मार दो साले को, मार दो।
पर वो पलट कर उन मुस्टंडों को चुप करा देता है और अगले ही सेकंड कूदते हुए शॉन पर अटैक करता है और तब वो बोलता है कि अभी के लिए मैं मॉर्गन हूँ। और शॉन का बीजा यहाँ पर खराब हो गया है कि साला मैं शांति से समझाता हूँ इनको तो मेरी बात समझता क्यों नहीं है कोई। अब लगता है कि मुझे अपना असली रूप तुमको दिखाना होगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शॉन उस 2.5 किलो के मुक्के से बचकर मॉर्गन की चेस्ट में एक जोरदार मुक्का मारता है और वो उसे कहता है कि अब मैं तुझे पीट पीट कर यहाँ से ले जाऊंगा। और इस एक ही मुक्के ने मॉर्गन को विमल थुकवा दी होती है एंड वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। और शॉन तैयार होता है दूसरे मुक्के के लिए और ये वाला मुक्का होता है उसका आयरन फिस्ट। और बस एक ही घूसट में उसने मॉर्गन को लेटा दिया होता है। देखा, मैंने शांति से बात की तेरे साथ लेकिन तू माना नहीं तो मेरे को तुझे पीटना पड़ा। पर तभी शॉन को एक लड़की के चीखने की आवाज आती है जैसे कि कोई अपने अंकल को चिल्लाकर पुकार रहा है। और शॉन पीछे पलटता उससे पहले हम देखते हैं कि एक लड़की ने उस पर आयरन फिस्ट मार दिया होता है। अब शॉन ने काफी ज्यादा स्पीड में अपने आप को डिफेंड भी कर लिया था लेकिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये कौन सी लड़की है जिसने मेरे आयरन फिस्ट को इतना परफेक्टली कॉपी कर लिया। और उस लड़की की शक्ल देखकर शॉन को याद आता है वही पोस्टर जो ऑडिशन रूम के बाहर लगे थे। और शॉन इस लड़की को पूछता है कि तुम तो वही मुजरे वाली आइडल मोआ हो ना। पर वो लड़की उसे कहती है, अबे तेल लेने गई मोआ, तू है कौन? मैं तो यहाँ पर तुझे पीटने के लिए आई हूँ। तो शॉन उसे कहता है, लेकिन क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और फाइनली यहाँ पर ये लड़की रिवील करती है कि वही है डेड मेंशन की वो चाइल्ड जिसका नाम है मॉर्गन। यानी कि मॉर्गन कोई लड़का नहीं बल्कि ये लड़की है। और इसी मुजरे वाले रिवील के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। वाह वाह, वीडियो देख लिया लेकिन लाइक करके सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो ना। आखिर वेट किसका कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों को मेरी स्टोरी के बारे में पता चलने वाला है। तो समझ गए ना सालो, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।